हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर लास्ट वीडियो में लाइट रिएक्शन टॉपिक शुरू किया था और लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस होता है उसको अपने देख लिया था। ठीक है, आगे अपने आज का जो टॉपिक है उसमें अपने लाइट रिएक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ये समझने से पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ये एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो सकोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लाल पतन, रेड ड्रॉप, इमर्सन प्रभाव या इसको इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव भी बोलते हैं, और दो वर्णक तंत्र, इन तीनों के बारे में अपने सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तो अपने देखना है कि लाल पतन होता क्या है। देखो बच्चों, आपने इस फोटोसिंथेसिस के अंदर ये पढ़ा होगा PAR, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इसका मान जो है वो प्लांट्स में होता है 400 से लेकर 700 nm। इसका मतलब ये है कि प्लांट जो हैं वो 400 से लेकर 700 nm की जो तरंग दैर्ध्य है उसके प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो इसी रेंज में होता है। ठीक है, इसके अंदर 7 कलर हैं टोटल, VIBGYOR, जिसको आप विबग्योर से शो करते हैं। और इसमें से आप जानते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो वॉयलेट की है और सबसे ज़्यादा जो है वो रेड की है। अब देखिए लाल पतन क्या है। एक वैज्ञानिक था इमर्सन और उसके कुछ साथी थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि ये कोई मान लो ग्रीन प्लांट है, उन्होंने इस ग्रीन प्लांट को 680 nm से ज़्यादा, यानी ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो, 680 nm से ज़्यादा हो, उसकी लाइट दी और एक वर्णी प्रकाश दिया। एक वर्णी का मतलब होता है एक ही कलर का प्रकाश दिया। अब आप खुद देखिए, क्योंकि ये 400 से 700 nm है और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन से कलर की है, रेड की, तो 680 nm वाला जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन से रंग में आता है, रेड कलर में आता है। तो मैंने आपको ये कहा कि 680 nm से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दिया, तो इसका मतलब कौन सी लाइट दी उन्होंने, लाल प्रकाश दिया, एक वर्णी प्रकाश दिया। जब उन्होंने सिर्फ लाल रंग का ही प्रकाश दिया पादप को, तो उन्होंने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, रेट जो है फोटोसिंथेसिस की, वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये किससे संबंधित है, ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ का प्रकाश था, और इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में जो कमी आई, उसी प्रभाव को क्या कहा गया, लाल पतन प्रभाव कहा गया। देखिए अब पढ़िए नोट से, प्रकाश संश्लेषण में 680 nm जो किसके अंदर आता है, लाल रंग में आता है, से उच्च तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट देते हो तो प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है वो कम हो जाती है, जिसे लाल पतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, नेक्स्ट जो दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसमें इन्होंने क्या किया कि यही वो पादप, मान लो कोई ग्रीन प्लांट है, ये इस पादप को उन्होंने एक तो उच्च तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश दिया, मतलब जिसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी थी, 680 nm से क्या थी, ज़्यादा थी, और साथ ही साथ उन्होंने कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी दिया, यानी ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान 680 nm से क्या था, कम था। जब ये दोनों प्रकाश एक साथ उस पादप को दिए गए तो उन्होंने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को कहा गया इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव या इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। फिर से सुनिए, पहले वाले में क्या किया था, पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश दिया था। ठीक है, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अधिक तरंग दैर्ध्य के साथ साथ कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी जब इस प्लांट को दिया गया तो इन दोनों के भी टोटल से ज़्यादा हो गई कौन, प्रकाश संश्लेषण की दर। इसे कहा गया इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव। और इसी के बेस पर इमर्सन और उसके साथियों ने यह बताया कि इस प्लांट के अंदर दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, दो तरह के फोटो सिस्टम काम करते हैं, जिनको उन्होंने PS फर्स्ट और PS सेकंड नाम दिया, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय नाम दिया। ठीक है, अब ये प्रकाश तंत्र प्रथम जो है, प्रकाश तंत्र द्वितीय जो है, ये क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखो जो बताया आपको, यदि पादपों को उच्च तरंग दैर्ध्य के साथ साथ निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों, यानी कि उच्च वाला और निम्न वाला, इनके योग से भी अधिक होती है। इसे इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर इमर्सन ने यह बताया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए दो वर्णक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पाए जाते हैं,
पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। जिसमें से जो पीएस फर्स्ट है वो उच्च तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है। यहाँ उच्च तरंग दैर्ध्य का मतलब ये है कि वो 680 nm से ज़्यादा की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जैसे 690 होगी, 700 हो गई, तो उसका भी क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा। ये नहीं है कि 680 से ज़्यादा ही वाला करेगा, ये 680 nm से कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उसको भी क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, ठीक है। लेकिन पीएस सेकंड जो है, फोटो सिस्टम सेकंड जो है, ये सिर्फ निम्न तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा। यानी कौन सी तरंग दैर्ध्य का, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 680 nm से क्या होगी, कम होगी, ये सिर्फ उसी का अवशोषण करेगा। अब ये दोनों तरह के जो फोटो सिस्टम हैं, पीएस फर्स्ट और सेकंड नंबर अपने पास पीएस सेकंड, ठीक है, दो तरह के फोटो सिस्टम बताए। एक उच्च व निम्न दोनों तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा और सेकंड जो है वो सिर्फ निम्न तरंग दैर्ध्य, यहाँ निम्न से मतलब है 680 nm से कम की जो वेवलेंथ होगी उस प्रकाश का अवशोषण करेगा। अब देखो ये दोनों फोटो सिस्टम जो है, इनमें क्या होता है, एक तो रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है। अब इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे मैं बात करूं पीएस फर्स्ट की, एक बार मैं एक की बात कर रहा हूं, सेकंड अपने आगे डिटेल में इसको देखेंगे। ये पीएस फर्स्ट जो है इसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा। रिएक्शन सेंटर का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि पीएस फर्स्ट उच्च तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा, मतलब 680 nm से ज़्यादा का भी अवशोषण करेगा। तो और PAR जो होती है, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, वो 400 से लेकर 700 nm होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है, यानी कि ये मुख्य केंद्र है, ये मुख्य अभिक्रिया केंद्र है। और बाकी जितने भी हैं, क्लोरोफिल 680 है, 690 है, 660 है, 650 है, या कोई कैरोटीनोइड्स है या कोई जेंथोफिल्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं इसमें सहायक वर्णक की तरह काम करेंगे। तो ये तो अभिक्रिया केंद्र हो गया, क्लोरोफिल 700 या इसको P700 बोलते हैं। और बाकी जितने भी वर्णक हैं उनको कहा जाता है एंटीना अणु। क्या बोलते हैं, एंटीना अणु, एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखो काम क्या है। अब जैसे मान लो प्रकाश आया 700 nm वाला, ठीक है, तो इस 700 nm वाले को ये P700 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मान लो प्रकाश आया 660 nm वाला, तो इनमें से जो क्लोरोफिल 660 वाला है वो इसको अवशोषित कर लेगा। 650 वाला आया तो इनमें से कोई अवशोषित कर लेगा। ये सारे के सारे जो सहायक वर्णक हैं ये प्रकाश को अवशोषित करके किसको दे देंगे, इस अभिक्रिया केंद्र को, रिएक्शन सेंटर को देने का क्या करेंगे, काम। और अपने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जैसे ही आप क्लोरोफिल को फोटोन देते हो तो क्लोरोफिल जो एक्टिव होकर एक्टिवेट एक्साइटेड फॉर्म के अंदर आकर अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्री करेगा। और इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न रिसेप्टर जो है वो रिसीव करेंगे, जिससे अपने एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की क्या की जाएगी, फॉर्मेशन की जाएगी। ये प्रोसेस करना था अपने को, ठीक है। तो देखो अब डिटेल में इस दोनों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को। तो पीएस फर्स्ट जो है प्रकाश तंत्र प्रथम जो है, जैसा कि पहले बताया कि ये उच्च व निम्न दोनों तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण करेगा, यानी 680 nm से ज़्यादा वाला भी करेगा और 680 nm से कम वाला अवशोषण करेगा। और इसमें अभिक्रिया केंद्र जो होता है, रिएक्शन सेंटर जो होता है, वो होता है क्लोरोफिल A700। इसको अपने डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे बहुत अच्छे से आगे। सेकेंड, ये प्रकाश तंत्र जो है ये हरित लव के ग्रेना भाग में पाया जाता है, वह स्ट्रोमा में भी उपस्थित होता है। अब ग्रेना व स्ट्रोमा में कैसे, जैसे कि ग्रेना भाग का निर्माण जो है वो इस प्रकार की संरचनाएं बताई थी, स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे आप सिक्कों का चट्टा बनाओ, ढेर बनाओ, उस प्रकार निर्माण होता है। इस एक संरचना को थाइलेकोइड बोला था, ठीक है। तो ये पीएस फर्स्ट जो है ये बिल्कुल यहाँ पाया जाएगा, यानी कि ये अंदर भी होगा इस थाइलेकोइड के और इसकी सतह के थोड़ा बाहर भी प्रेजेंट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ग्रेना वाले भाग में भी है, और ये वाला जो भाग है मैट्रिक्स वाला जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, तो ये स्ट्रोमा से भी संबंधित है, ठीक है। तो पीएस फर्स्ट ग्रेना में भी पाया जाता है और स्ट्रोमा में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, यह चक्रीय व अचक्रीय, अपने दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ने हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो जो पीएस फर्स्ट है, जब आप पढ़ोगे वहां देखोगे कि पीएस फर्स्ट चक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी भाग लेता है और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी पार्टिसिपेट करता है। तो तीन बातें पीएस फर्स्ट के बारे में, उच्च और निम्न दोनों तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण करता है, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाया जाता है, चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है, यहाँ से आपको पूरा ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फोटोन, मतलब सनलाइट जो है वो फोटोन की फॉर्म में आ रही है। ये साइड में जितने भी बने हुए छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सहायक वर्णक हैं। सहायक वर्णक का मतलब है इसमें क्लोरोफिल हो सकते हैं। कौन से क्लोरोफिल, जो इससे
कम होंगे, यानी कि क्लोरोफिल A700 तो रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है ये वाला, और बाकी जो है ये सहायक वर्णक जो है इसमें क्लोरोफिल 690 हो सकता है, 680 हो सकता है, 670 हो सकता है, 660 हो सकता है, कोई कैरोटिनोइड्स हो सकता है, जेंथोफिल्स हो सकता है। इनका काम क्या है, जिस फोटोन को ये क्लोरोफिल A700 एब्जॉर्ब नहीं करेगा उन सभी फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेंगे और किसको दे देंगे, इस क्लोरोफिल को दे देंगे A700 को। तभी इसको अपने क्या बोला है, रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र बोला है। और अपने किसकी बात कर रहे हैं, PS फर्स्ट की। तो PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल A700 होता है, ये याद रखना। अब मैंने आपको बताया जैसे ही फोटोन रिसीव किए जाएंगे ये अपने में से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक्साइटेड स्टेज के अंदर आकर ये अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को PS फर्स्ट में सबसे पहले ग्रहण करेगा फेरस सल्फर प्रोटीन। ये क्या एक तरह का प्रोटीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के रूप में, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में क्या करता है, काम करता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्राही है, सबसे पहले ये ग्रहण कर रहा है तो इसको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि PS फर्स्ट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो सबसे पहले देखो किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, फेरस सल्फर प्रोटीन ने। अब ये फेरस सल्फर प्रोटीन अपने में से जो प्रोटीन है वो आगे ट्रांसफर कर देगा फेरेडॉक्सिन को। किसको ट्रांसफर कर देगा, फेरेडॉक्सिन को। ये FD जो है ये फेरेडॉक्सिन है, ये क्या है, फेरेडॉक्सिन, ये याद रखना। ठीक है, जैसे फेरेडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन गए, अब इन इलेक्ट्रॉनों का फ्यूचर जो है वो दो तरह से है। कौन कौन सा, अगर तो इनको NADP मिल जाती है, यहाँ पर NADP उपलब्ध हो जाती है, तब तो ये FAD से अगर इनको NADP उपलब्ध ना हो तब तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इनको रिसीव कर लेगा साइटोक्रोम B6 और उसके बाद साइटोक्रोम F, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे PC को, और PC होता है प्लास्टोसाइनिन। फिर से सुनिए, फोटोन पड़े, इन सभी ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, रिएक्शन सेंटर को दिया, रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन फ्री किए, इन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव किया फेरस सल्फर प्रोटीन ने। फेरस सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन चले गए फेरेडॉक्सिन के पास। अब यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन का दो तरह का फ्यूचर है। अगर तो इनको NADP यहाँ ना मिली फिर तो इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा साइटोक्रोम B6, फिर वो दे देगा साइटोक्रोम F को, और वो दे देगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन होते हुए वापिस रिएक्शन सेंटर को मिल जाएंगे, जैसा कि अपने आगे चलकर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर इनको यहाँ पर NADP मिल जाती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा कौन, NADP, और आगे चलकर आगे देखेंगे अपने नॉन साइक्लिक में कि ये NADPH का क्या कर लिया जाएगा, निर्माण कर लिया जाएगा। यानी कि मैकेनिज्म में अपने सिंपल ये याद रखना है आपको कि इनमें जितने भी सहायक वर्णक हैं और वो अपने फोटोन का एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करके किसको दे देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को। अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, क्लोरोफिल A700। यहाँ से प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, FES से इलेक्ट्रॉन FD के अंदर, और FD से इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह से ट्रेवल कर सकते हैं। कैसे कैसे, अगर NADP ना मिली फिर तो साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और वापस रिएक्शन सेंटर में, जैसा कि अपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर NADP मिलती है तो NADP इसको ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण कर देगी। तो ये है मैकेनिज्म PS फर्स्ट की। ठीक है, अब देखो PS सेकंड की मैकेनिज्म। PS सेकंड जैसा कि पीछे बता चुके हैं कि ये निम्न तरंग दैर्ध्य का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, ग्रेना में। ये यहाँ जो पॉइंट दिए जा रहे हैं यहाँ से आपको PS फर्स्ट और PS सेकंड में अंतर पता लगेगा। वो उच्च और निम्न दोनों का अवशोषण कर रहा था, ये सिर्फ किसका, निम्न का। वो स्ट्रोमा में ग्रेना दोनों में था, ये सिर्फ ग्रेना में है। वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों फॉस्फोरिलीकरण में पार्टिसिपेट करता था, ये सिर्फ और सिर्फ अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में पार्टिसिपेट करेगा। उसमें अभिक्रिया केंद्र जो था वो क्लोरोफिल A700 था, या उसको P700 बोलते हैं, जबकि इसमें अभिक्रिया केंद्र जो है ये क्लोरोफिल A680 या इसको P680 बोलते हैं। और बाकी इसमें सहायक वर्णक हो जाएंगे जैसे 650, 660, 670। लेकिन ध्यान रहे 680 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये अवशोषण ही 680 से कम का करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी क्रियाविधि, देखो सेम जैसे वहाँ किया था। यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र कौन हो जाएगा, P680 या क्लोरोफिल A680। बाकी एंटीना अणु जो हैं, जैसे ये वाले एंटीना अणु हैं सारे, ये अवशोषण करके इस रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। अब यहाँ रिएक्शन सेंटर अपने में से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने फ्री कर दिए। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रिसीव करेगा फियोफाइटिन। कौन करेगा, फियोफाइटिन। ये PHEO जो लिखा हुआ है ये फियोफाइटिन है। ठीक है, ये बुक में आपसे लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे, आप वहाँ से देख लेना
इजीली। तो फियोफाइटिन पीएस सेकंड के अंदर प्राथमिक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का काम करता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन था? फेरस सल्फर प्रोटीन था, ठीक है। तो ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी क्यू के पास, ये पी क्यू होता है प्लास्टोक्विनोन, ओके। ये प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वही साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, और फिर दे दिए जाएंगे ये प्लास्टोसाइनिन को। किसको दे दिए जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन को। अब यहाँ से ध्यान से, पीएस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने में प्रयुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ध्यान से देखना, पीछे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बार इसको मैं बैक करता हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या बताया था कि अगर तो इनको इलेक्ट्रॉन ना मिले, सॉरी NADP ना मिले, फिर तो ये इधर चला जाएगा, है ना, ये वापस आ जाएगा रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन। सपोज करो इसको NADP मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो किसके पार्टिसिपेट में यूज हो गए, सॉरी किसकी फॉर्मेशन में यूज हो गए? NADPH2 के। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो ये क्लोरोफिल तो फिर अनस्टेबल हो गया, इसको वापस इलेक्ट्रॉन मिले नहीं। तो इन इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से निकल के गए हैं, उनको वापस से स्टेबल करने का जो काम है वो कौन करेगा? पीएस सेकंड करेगा। ये अपने नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब देखिए जो कर रहे थे अपने, देखो क्या हुआ, पीएस सेकंड के अंदर इसने अभिक्रिया केंद्र की तरह काम किया, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन ने रिसीव किए, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, वहाँ से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और फिर रिसीव कर लिए प्लास्टोसाइनिन ने। अब प्लास्टोसाइनिन से ये पीएस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपको जब अपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक करेंगे तो इनकी मैकेनिज्म और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, पीएस सेकंड जो है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो किसी भी तरीके से वापस इसके पास नहीं आ रहे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की भरपाई करने के लिए जो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है। इसे कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना। यहाँ जल का अणु टूटेंगे और 2 जल के अणु टूटेंगे, 4 H+ आयन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका बनेगा? ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर जो अपने को मिलती है प्रकाश संश्लेषण की द्वारा, तो वो यही प्रोसेस है जिसमें जल टूटता है, 4 H+ बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और O2 बनता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो वापस इसको मिलकर स्टेबल कर देंगे, इसकी भरपाई कर देंगे जो यहाँ से निकले थे। ऑक्सीजन जो है ये वातावरण मुक्त हो जाएगी, और ये 4 H+ जो लिखे हुए हैं, तो याद कीजिए जब आपको पीएस फर्स्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था NADP जो है वो 4 तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और साथ ही ये जो 4 H+ बने हैं, ये 4 H+ बन के तभी तो वो क्या करेगा? 2 NADP जो है वो 2 NADPH2 की फॉर्मेशन करेगा। ये अभी अपने जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक करेंगे तहाँ वहाँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब आपको बताया था कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। इसकी खोज जो है वो आर्नन और उसके साथियों ने की थी, ठीक है। और इस प्रक्रिया में अपने करेंगे क्या? ATP का निर्माण करेंगे, और इसी को, क्योंकि ये काम हरित लवक में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और ADP से ATP की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। देखिए भाई, अब देखो सबसे पहला जो है साइक्लिक, तो आप याद करिए जब आपको पीएस फर्स्ट और सेकंड अभी अभी करवा के आए हैं, तो आपको बताया था कि चक्रीय जो फास्फोरिलीकरण होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट भाग लेता है, जबकि पीएस सेकंड में तो अपने ये लिखा था कि ये अचक्रीय में भाग लेता है। तो अपने यहाँ चक्रीय पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ अपने को पीएस फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से वहाँ देख लिया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये P700 जो है ये अभिक्रिया केंद्र है, बाकी सारे के सारे एंटीना अणु। ये फोटोन आए, फोटोन को रिसीव किया P700 ने, इसने अपने में से क्या फ्री कर दिए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इन इलेक्ट्रॉनों को लेने का काम किसने किया? फेरस सल्फर प्रोटीन ने। फेरस सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिले? फेरेडॉक्सिन को, जैसा कि पीछे बताया था। वहाँ से मिले साइटोक्रोम B6 को, वहाँ से मिले साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन गए PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले थे वहीं वापस आ गए, इसलिए ये कौन सा फॉस्फोरिलीकरण है? चक्रीय।
अब आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन आगे की आगे मूवमेंट करता है तो अपनी ऊर्जा जो है वो रिलीज करता है, और उस रिलीज हुई ऊर्जा का उपयोग जो है वो दो जगह पर एटीपी के निर्माण में किया जाएगा। कब कब? जब इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एडीपी और आईपी मिलकर एटीपी का निर्माण करेंगे। सेकेंड नंबर, जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ भी एडीपी और आईपी से मिलकर एटीपी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो दो जगह निर्माण हुआ। एक बार जब ये चक्कर चलता है तो कितनी एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है? 2 एटीपी की। अपने को टोटल 6 CO2 का स्थिरीकरण करना है आगे चलकर अप्रकाशीय प्रक्रिया में। तो ये चक्कर जब 6 बार चलेगा इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए तो टोटल यहाँ पर 12 एटीपी की फॉर्मेशन कर ली जाएगी। ठीक है, फिर से सुनिए, चक्रिया में क्या हुआ? फोटोन आए, फोटोन को एंटीना अणु ने रिसीव किया तो उसने भी पीएस इसको दे दिया विक्रिया केंद्र को। इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्री किए, वो रिसीव सबसे पहले कौन करता है? फेरस सल्फर प्रोटीन। इसने दे दिए फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F। ये क्रम है, सीक्वेंस है, ऐसा याद होना चाहिए। और यहाँ से चले गए प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन ने वापस अभिक्रिया केंद्र को दे दिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे की आगे मूवमेंट कर रहा था तब दो जगह पर, जब फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 को गए और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को गए तो दो जगह पर एटीपी की क्या की गई? फॉर्मेशन। ये एटीपी की फॉर्मेशन ठीक वैसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में की थी। वही H+ आयन जो है वो बाहर जाते हैं, वापस आके एडीपी आईपी को निर्माण करते हैं। लेकिन क्योंकि अपने को यहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र नहीं पढ़ना, अपने को सिंपल ये याद रखना है कि इन दो जगहों पर एटीपी का निर्माण किया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में उन दो चरणों के नाम लिखो जहां एटीपी की फॉर्मेशन होती है, तो आप ये लिखोगे कि फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 को जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब एक एटीपी बनता है, और साइटोक्रोम B6 से जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम F को होता है तब इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये नीचे लिख दिया। इस चक्कर में, एक चक्कर में 2 एटीपी, तो टोटल 6 CO2 का स्थिरीकरण करना है। तो 6 बार जब ये चक्कर चलेगा तो 12 एटीपी का निर्माण होगा जिसका यूज 6 CO2 के अपचयन हेतु किया जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखो, नॉन साइक्लिक अचक्रीय। देखो, अचक्रीय का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वापस इलेक्ट्रॉन वहां नहीं आएंगे। तो देखो, इसके अंदर दोनों बताया था शुरू में कि PS फर्स्ट भी भाग लेता है, PS सेकंड भी भाग लेता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले PS सेकंड जो है वहाँ से शुरू होगा। अभिक्रिया केंद्र कौन है? P680 है। बाकी एंटीना अणु, फोटोन आए, अवशोषण किए और इसने अपने में से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव किया किसने? बताया था पीछे PS सेकंड में थियोफाइटिन ने। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसने? प्लास्टोक्विनोन ने। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ये एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ चले गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिसीव किया प्लास्टोसाइनिन ने। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण PQ से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम को हो रहा था तब वहाँ पर ADP और IP ने मिलकर ATP की फॉर्मेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा जो निकलेगी इनसे रिलीज होगी उसका यूज ATP की फॉर्मेशन में किया जाएगा। अब इस प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव करेगा PS फर्स्ट, और PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P700। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन PS700 को मिल गए। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जब फोटोन मिला तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन फ्री किए और इन इलेक्ट्रॉनों की भरपाई इस प्लास्टोसाइनिन से बने हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे थे पीछे से उन्होंने कर दी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है PS फर्स्ट वाले वो रिसीव करेगा फेरस सल्फर प्रोटीन, क्योंकि PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कौन करता है? फेरस सल्फर प्रोटीन करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए फेरेडॉक्सिन के पास। अब क्योंकि यहाँ पर इसको NADP मिल गई, तो जो NADP मिली तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिसीव करेगा कौन? 2NADP, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? 2NADPH2 की फॉर्मेशन कर देगा। देखो, NADPH2 की फॉर्मेशन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। 2NADP चाहिए तो ये 2NADP आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 4 H+ आयन चाहिए, तो वो देखो कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब ये इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, यहाँ जल के 2 अणु टूटकर क्या बनाएंगे? 4 तो H+ आयन बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और एक अणु किसका बनाएंगे? ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल जो है ये तो बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। आप खुद सोचिए, जब जल के 2 अणु टूट रहे हैं
तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है आपके पास। अपने फोटोसिंथेसिस में टोटल 12 अणु जल के तोड़ते हैं, यही लिखते हैं अपने 6 CO2 प्लस 12 H2O। तो आप सोचो 2 पर 1 ऑक्सीजन बन रही है तो 12 पर कितनी बनेगी, 6। तभी तो आप देखते हो कि जब आप इक्वेशन लिखते हो तो यहाँ प्रोडक्ट जो लिखते हो वहाँ कितनी ऑक्सीजन लिखते हो, 6 O2। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसको मिल गए, ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चली गई। ये जो 4 H+ आयन बने हैं ये यहाँ से जाएंगे और NADPH2 की फॉर्मेशन में भाग लेंगे। अब ये साइकिल जो है ये भी कितने बार अक्कर होगा, 6 बार। आप खुद सोचो, जब ये एक बार हो रहा है तो एक तो ATP बन रही है और कितने NADPH2 बन रहे हैं, 2। जब 6 बार होगा तो कितनी ATP बनेगी, 6 तो ATP बन जाएगी, और एक बार में 2 हो रहे हैं तो 12 NADPH2 का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों के अंदर, पीछे आपने देखा था कि वहाँ एक चक्कर में आपके पास टोटल 12 ATP की फॉर्मेशन हुई थी, 6 इसमें होगी, टोटल कितनी ATP होगी, 18 तो ATP होगी, जबकि 12 क्या हो गए, NADPH2। और इन 18 ATP का और 12 NADPH2 का आप देखोगे जब अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ इनका यूज कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के अपचयन में किया जाएगा। और यही बातें नीचे लिखी हुई आपके पास देखो, एक चक्कर में 1 ATP बनी और 2 NADPH2 बने, तो 6 चक्कर में 6 ATP और 12 NADPH2 का निर्माण होगा, जिसका यूज CO2 के अपचयन में किया जाएगा। अब कुल ATP देखो, 12 तो चक्रीय में बनी थी और 6 यहाँ बनी, तो 18 तो ATP होगी, और अचक्रीय में 12 NADPH2 का निर्माण होता है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PS फर्स्ट और PS सेकंड में अंतर। ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर में जो पहले एग्जाम होते थे, क्योंकि ये वैसे तो NCERT में 11th में है चैप्टर, पिछले 2-3 साल से अपने बोर्ड +2 में है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतर। तो नीचे की स्लाइड खोलने से पहले कुछ अंतर जो है वो अपने पहले यहाँ क्लियर करेंगे। देखो, चक्रीय जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ किसने भाग लिया था, PS फर्स्ट ने। ठीक है, जबकि अचक्रीय में देखो PS फर्स्ट भी भाग ले रहा है और PS सेकंड भी भाग ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है, दूसरा अंतर, चक्रीय में कहीं भी आपने नहीं देखा था कि जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ हो, जबकि अचक्रीय में देखो जल का प्रकाशीय अपघटन हो रहा है, तो सेकंड अंतर ये हो गया। तीसरा नंबर, वहाँ आपने सिर्फ ATP की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ NADPH2 की भी फॉर्मेशन हो रही है अचक्रीय में, तो तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ NADPH2 का निर्माण नहीं होता, जबकि यहाँ NADPH2 का निर्माण हो रहा है। चौथा अंतर देखो, वहाँ O2 रिलीज कहीं नहीं हुई थी, जबकि यहाँ O2 जो है वो मुक्त हो रही है, तो यहाँ O2 जो है वो PS फर्स्ट में मुक्त नहीं होती, जबकि यहाँ O2 जो है वो मुक्त होती है। अब देख लो अंतर, यही अंतर मिलेंगे आपको आगे लिखे हुए। देखिए चक्रीय और अचक्रीय में पहला अंतर, इसमें सिर्फ PS फर्स्ट काम करता है, यहाँ दोनों काम करते हैं। इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता, इसमें होता है। O2 मुक्त नहीं होती, इसमें होती है। इसमें P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो पुनः वहीं लौट कर आ जाता है, जबकि इसके अंदर P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो पुनः लौट कर नहीं आता। अभी देखा आपने, वापस लौट कर थोड़ी आया। ठीक है, उसने तो आगे चलकर PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की भरपाई की। NADPH2 का निर्माण नहीं होता, जबकि यहाँ NADPH2 का निर्माण होता है। तो ये था लाल पतन। सेकंड नंबर पर इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव, 2 तरह के फोटो सिस्टम, PS फर्स्ट और PS सेकंड, और उसके बाद जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस वीडियो को ये PDF से पढ़ाने का ये मकसद था कि ये नोट्स जो बनाए गए हैं ये एज इट आपकी बुक से मैच नहीं करते। ठीक है, तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर नोट्स के बारे में थोड़ा बता दो कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो इनको इसीलिए PDF से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अगर आप इनको बोर्ड पर भी पढ़ना चाहते हो, व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये वहाँ पर भी करवा दिए जाएंगे। पर मुझे लगता है PDF से ये जो है ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।